नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी तारीखें। कुछ तारीखें, पार्ट पहले की पॉइंट है कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों का को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत को कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण के लिए विचार कीजिए। एक उदाहरण लीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होता है। अब भारत का इतिहास जो लिखा गया, उनकी जो तारीखें नोट की गई, तो अंग्रेजों ने भी भारत का इतिहास लिखा है। तो अंग्रेजों ने अपने भारत का इतिहास तब से लिखना शुरू किया जब उन्होंने अपने गवर्नर जनरल के शासनकाल के अनुरूप उसके काल में किए गए सुधार और उसमें की हुई खराबी, उसके परिणाम वगैरह सब अंग्रेजों ने अपने गवर्नर जनरल के शासनकाल के होने वाले कामों के दिन लिखा है। वो सोच के लिखा है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के शासन से प्रारंभ होता है। अब अंग्रेजों का शासनकाल, अंग्रेजों का जो इतिहास है, वारन हेस्टिंग्स से शुरू होता है और ख़त्म होता है आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हमें गवर्नर जनरलों में हेस्टिंग्स, वेलेंजली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिंटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसरायों का कभी खत्म न होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीख का महत्व इन अधिकारी का गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसे था मानो उन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे जानना महत्वपूर्ण हो। अब अंग्रेजों ने इतिहास इन सभी गवर्नर जनरल के आसपास के उनके बारे में ही लिखा, जैसे मान लो उसके अलावा कोई दुनिया भारत में थी ही नहीं, तो वो थोड़ा जीवन है। ये ऐसे था मानो उनके जीवन के बाहर कोई चीज़ ही नहीं थी। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। अब गवर्नर जनरल ने मान लो किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं, ये भी पॉइंट अपना नोट करने वाली चीज़ है कि मान लो उन्होंने अपना इतिहास लिखा। अब मान लो उन्होंने सती प्रथा रोकी होगी। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पे रोक लगाई, तो वो सती प्रथा रोकी तो उसका प्रभाव समाज पे क्या हुआ होगा। मान लो विधवा विवाह या बहु विवाह पे रोकथाम लगाई या जनसंख्या गणना पर ध्यान दिया, तो उसका क्या समाज पे इफेक्ट पड़ा होगा, वो अध्ययन करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं का जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। अंग्रेजों के लिए अंग्रेजों की कहानियाँ महत्वपूर्ण थी, भारतीयों के लिए भारतीयों की कहानियाँ महत्वपूर्ण थी। तो भारतीयों ने जो इतिहास लिखा होगा तो भारतीयों के अनुसार लिखेगा। अब जो अरबी इतिहासकार थे वो इतिहास लिखेंगे तो वो अरबों के अनुसार लिखेंगे, अरबी भाषा के अधीन लिखेंगे। तो उस इतिहासकारों के अनुसार काम चलता रहा है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, हमें भारतीय गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम अवधियों को कैसे तय करते हैं, ये भी पॉइंट लिखा हुआ है, तो आइए इसको भी ध्यान देते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। अब उन्होंने हिंदू शासनकाल, मुस्लिम शासनकाल और ब्रिटिश शासनकाल के अधीन भारत के इतिहास को बांटा। जेम्स मिल ने कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको इस भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके की कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है।
हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में आए बदलावों को क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे। अब मिल की सोच है कि भारतीय तो के सभ्य नहीं, असभ्य हैं, परंतु वो पता नहीं कि जब उनके दादा परदादा जब केले के पत्ते से कपड़ों को ढकते, अपने शरीर को ढकते थे, उस समय हमारे यहाँ पर कपड़ों का आविष्कार हो चुका था। हम लोग वेद शास्त्र लिखते थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, उस दर्शन, बहुत बड़े दर्शन का विकास हो चुका था, तो वो भी उनको समझना चाहिए था। परंतु अंग्रेजों का इतिहास है, चलो पढ़ते हैं आगे। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप के पीछे हैं। इतिहास को उनकी समझदारी ये थी कि बाद में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। इस काम के लिए जरूरी है कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारत की जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान कर सकें। अब हमारे उनको ये जानकारी नहीं थी कि भारत के जो हिंदू समाज का जब तक शासन रहा तब तक, जैसे अपन आर्यभट्ट, वराह मिहिर, उनके जो दर्शन को पढ़ते हैं, जंतर मंतर में जय सिंह के द्वारा किए गए जो वेद, सूर वेदशाला, तो वो सब हिंदू समाज की ही देन थी। वहीं पर मुस्लिम समाज के बारे में बात करते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, तो ये सब चीज़ मुस्लिम स्थापत्य कला, मतलब वो सोचते हैं कि हम समाज को सभ्य बनाते हैं, और हम हिंदू और मुस्लिम जिस समाज को देखते हैं तो वो अपने अपने समाजों में सभ्यता का परिचय जरूर देते हैं। जैसे हिंदू समाज में भी बैठने के लिए जगह देना, अब मुसलमानों में भी यही सभ्यता रहती है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो शासन व्यवस्था रही थी सभ्यता की ओर तो थी ही। हाँ, कुछ कुरीतियाँ हो सकती है, पर उनकी कुछ वहाँ पे भी कुरीतियाँ रही थी। उन्होंने तो अपने भगवान, उनकी कुरीतियाँ उनके पास में रही, उनके समाज के अधीन उनकी कुरीतियाँ, जैसे गोरे काले का भेद उन्होंने किया। हमारे यहाँ पे गोरे काले का भेद नहीं था, हम धार्मिक आधार पर एक दूसरे से भिन्न थे। बाद में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेजों को सारे भारत के भूभाग पर कब्जा करना चाहिए। अंग्रेजों की मदद के लिए बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासक के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या थी? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत के सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन में भी अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने से यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र और मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसा ही अपना सकते हैं जैसा कि आप किताबों में देखेंगे? अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, नहीं आर्थिक विकास की और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को उपनिवेशिक युग कहते हैं। अंग्रेजों के काल को उपनिवेशिक युग कहते हैं। आपको ये होमवर्क भी मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे